Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is a part of civics and the lesson is how do state governments work. This is the third lesson, how do states governments work. ठीक है, आज का ये इस लेसन का पार्ट 1 है. ठीक है, आज इस पार्ट 1 में हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और बाकी जो पॉइंट्स है उसके बारे में हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो हाउ डू स्टेट गवर्नमेंट्स वर्क, मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट जो है मतलब राज्य की जो सरकार है वो किस तरह से काम करती है ना. ये चीज़ें आज हम इस लेसन में जानेंगे. तो इसमें हम कुछ पॉइंट्स देखने वाले हैं. पहला पॉइंट है क्वाजी फेडरलिज्म इन इंडिया, सेकंड इज स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी, थर्ड इज स्टेट लेजिस्लेचर एंड फोर्थ इज फंक्शंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आज हम इस लेसन में जानेंगे. तो इसमें मैं स्टार्टिंग में आपको बताना चाहती हूँ कि लेजिस्लेचर के आपको पता ही है ना. मेन पॉइंट क्या है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है ना. तो एग्जीक्यूटिव के नीचे मतलब एग्जीक्यूटिव जो पार्ट है उसमें क्या क्या आता है, गवर्नर आता है, उसमें चीफ मिनिस्टर है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में क्या क्या आते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डिप्यूटी मिनिस्टर. लेजिस्लेचर में दो पार्ट आते हैं, विधानसभा और विधान परिषद. ठीक है, विधानसभा में स्पीकर होता है, डेप्यूटी स्पीकर होता है और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो संसदीय जो असेंबली है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो उसमें आते हैं. ठीक है, और जो विधान परिषद है उसमें चेयरपर्सन होता है, उसके अंडर में क्या होता है, डिप्यूटी चेयरपर्सन होता है और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स जो है वो विधान परिषद में आते हैं. ठीक है, तो अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं. आवर कंट्री इज गवर्न एट 3 लेवल्स, लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल. है ना, अपनी कंट्री की जो सरकार है वो 3 लेवल में काम करती है. एक लोकल, दूसरा है स्टेट और तीसरा है सेंट्रल लेवल पे. ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एट द स्टेट लेवल. आज हम इस लेसन में स्टेट लेवल के गवर्नमेंट के बारे में जानकारी लेंगे. आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स. इट हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. ये तो हमें पता ही है ना. अपने इंडिया में टोटल कितने स्टेट्स है, 29 स्टेट्स है और 7 जो है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज है. द गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन ईच स्टेट इज नोन एज अ स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जो स्टेट लेवल पे जो सरकार काम करती है उसको कौन सी गवर्नमेंट कहते हैं, स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं. दिस लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी विथ क्लियरली डिफाइंड फंक्शंस कंप्राइज द इसेंशियल स्ट्रक्चर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. तो स्टेट गवर्नमेंट के जो मतलब जो 3 टाइप है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी है ना, ये इसके जो फंक्शंस हैं वो इसका जो स्ट्रक्चर है वो स्टेट गवर्नमेंट का भी इसमें इसी तरह का एक स्ट्रक्चर होता है. और इसमें बताया है कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मतलब बिल्कुल इसेंशियल होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होता है. द फोकस ऑफ दिस चैप्टर विल बी ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेटिव ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. आज इस चैप्टर में हम एग्जीक्यूटिव के बारे में और जो लेजिस्लेटिव की जो ब्रांचेस है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया आपको है ना, कौन सा, विधानसभा और विधान परिषद, तो इनके बारे में आज हम इस लेसन में पढ़ेंगे. ओके, तो पहला है क्वाजी फेडरलिज्म इन इंडिया. The Indian Constitution details the extent to which a state government can exercise its power. While the Constitution allows the state to manage their internal matters according to their requirements, it insists upon the unitary nature of the country. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना भारत का जो संविधान है, उसमें ये डिटेल्स में बताया है कि अपनी जो कोई सी भी जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो उसमें भी बहुत ज़्यादा पावर्स दिए जाते हैं. उसको भी कुछ ऐसे पावर्स होते हैं कि वो अपने थ्रू कुछ रूल्स या फिर कुछ नियम वो लगा सके या कुछ लॉ एंड ऑर्डर दे सके. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने ये अलाउ किया है कि जो भी कंट्री के जो अंडर में जो इंटरनल मैटर्स होते हैं या फिर जो भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स होती हैं वो ये जो मतलब कंट्री के वो सारे जो है वो स्टेट गवर्नमेंट भी उसको हैंडल
कर सकती है। और इंडिया इज यूनिक इन दिस रिस्पेक्ट एज इट सपोर्ट्स अ क्वाजी फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। और अपने इंडिया जो एक ऐसे यूनिक एक कंट्री है जिसमें हर एक रिलीजन को रिस्पेक्ट दी जाती है, और इसमें काजी फेडरल सिस्टम जो है गवर्नेंस की, इसको भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। डिस्पाइट द ऑटोनॉमी टू टेक डिसीजंस इन मैटर्स ऑफ लोकल इंटरेस्ट, द स्टेट्स आर सब्जेक्ट टू सेंट्रल अथॉरिटी व्हेन इट कम्स टू इश्यूज ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। और इसमें कुछ ऐसे मतलब लोकल इंटरेस्ट जो होते हैं, जो इसमें कुछ मैटर्स करते हैं डिसीजन किसी भी लेने के लिए, और स्टेट्स में जो स्टेट्स और सेंट्रल की जो अथॉरिटी होती है उसमें भी कुछ ऐसे मतलब नेशनल इंटरेस्ट, मतलब राष्ट्रीय जो कुछ ऐसे इंटरेस्ट होते हैं कुछ लोगों के, उसमें बहुत से इश्यूज या बहुत से प्रॉब्लम्स उसमें से क्रिएट होते हैं। Also, no states has the power to secede from the Indian Union। मतलब जो स्टेट्स के जो पावर होते हैं वो इंडिया की एक नीति जो होती है, एकता जो है, उसके लिए वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी उसमें से क्रिएट होते हैं। Just as the center shares power in order to govern the country, within the state too, the executive, legislative and judiciary bodies share power। मतलब जो पावर शेयर करना, मतलब जैसे तीन जो अपने जैसे एग्जीक्यूटिव है, लेजिस्लेचर है और जुडिशरी है, ऐसे तीन जो पार्ट है अपने गवर्नमेंट के, है ना, उन तीनों को भी सेम, इन तीनों बॉडीज को सेम जो पावर है वो उनको दी गई है, और उन्होंने एक दूसरे के साथ उनको शेयर भी वो करते हैं। The governor is the head of the state, although the real power is exercised by the chief minister and the council of minister। मतलब जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसका जो मेन पर्सन है वो कौन होता है, गवर्नर होता है, लेकिन जो मेन मतलब रियल पावर जिनके हाथ में होती है वो कौन है, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है। द स्टेट लेजिस्लेचर इज कंपोज्ड ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली और द विधानसभा एंड द लेजिस्लेटिव काउंसिल और द विधान परिषद। मतलब ये लेजिस्लेटिव के दो पार्ट है, एक विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। द हाई कोर्ट हेड्स द स्टेट जुडिशरी। तो स्टेट के जो जुडिशरी उसका जो मेन हेड जो है वो कौन सा है, हाई कोर्ट है। ओके। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी। The executive arm is the part of the government that is responsible for the daily administration of the state। जो एग्जीक्यूटिव आर्म्स होते हैं वो उसमें मतलब एग्जीक्यूटिव आर्म्स मतलब जो एग्जीक्यूटिव के बॉडीज में आते हैं, जैसे गवर्नर है, चीफ मिनिस्टर है ना, कुछ ऐसे मेंबर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, वो मेन जो बॉडी होती है उनकी मेन जो आर्म है वो उनके मतलब हर एक उनके रूल्स के लिए, हर एक उनके डिसीजंस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। दिस बॉडी एग्जीक्यूट्स द लॉज ऑफ द स्टेट थ्रू वेरियस फंक्शनरीज सच एज द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जैसे अभी मैंने आपको बताया है ना, ये जो बॉडी है एग्जीक्यूटिव बॉडी जो है, इसमें जो भी रूल्स है, जो भी लॉज उसमें बनते हैं या जो भी डिसीजंस वहाँ लिए जाते हैं, उनके लिए ये जो तीन पीपल्स है, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसमें होते हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे गवर्नर। द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज फॉर्मली वेस्टेड इन द गवर्नर। ही और शी इज ओनली द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट। ये जो गवर्नर है एग्जीक्यूटिव का, मतलब ये जो पूरे स्टेट की जो पावर है बस नॉमिनल वो होता है, मेन पर्सन जो है पूरे राज्य का नॉमिनल होता है ना। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड होल्ड्स ऑफिस एट द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। दिस मीन्स दैट दो द गवर्नर इज अपॉइंटेड फॉर 5 years, मतलब ही और शी कैन बी रिमूव्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट। मतलब ये जो गवर्नर है वो प्रेसिडेंट के थ्रू कुछ से मतलब जो विधान जैसे जो काउंसिल ऑफ मेंबर है ना, तो उनको वो क्या करता है
चूज करता है ना, उनका इलेक्शन वो करता है गवर्नर, और गवर्नर जो है वो 5 सालों के लिए वो उनको क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। और वो जो है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही उनको, अगर वो पसंद नहीं आया उनको, तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही उनको रिमूव भी कर सकता है। दिस कैन ओनली हैपन इन केसेस ऑफ ग्लेरिंग मिसकंडक्ट, अ गवर्नर्स टर्म कैन बी एक्सटेंडेड एज वेल। और अगर कुछ किसी केसेस में अगर कुछ हो गया, मतलब कुछ ऐसी अगर प्रॉब्लम अगर आती है या कुछ मिसकंडक्ट हो जाता है, तो गवर्नर जो है वो उसमें मतलब कुछ ऐसा एक पर्टिकुलर डिसीजन लेने का उसको अधिकार होता है। क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? द गवर्नर मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, कंपल्सरी है। He or she should not be less than 35 years of age, वो 35 years एज के कम नहीं होना चाहिए। और he not hold any office of profit, मतलब वो इस गवर्नर के जॉब के साथ साथ वो कोई भी मतलब प्रॉफिट के लिए और कोई भी ऑफिस को वो ज्वाइन नहीं करना चाहिए, मतलब कोई भी एक ही पर्टिकुलर वर्क उसको करना है, ठीक है। कोई किसी भी पर्टिकुलर ऑफिस का वो कोई एम्प्लॉय वगैरह नहीं होना चाहिए। और इसमें ये भी बताया है कि ही और शी मस्ट नॉट बी एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट और एनी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और ये भी है कि वो किसी भी पर्टिकुलर पार्लियामेंट का मतलब संसद का या फिर किसी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई भी मतलब इलेक्टेड मेंबर नहीं होना चाहिए, मतलब उसको इलेक्शन के थ्रू जीता हुआ ऐसा कोई भी मेंबर वो नहीं होना चाहिए, ओके। और जो लास्ट एक जो शर्त है वो है he or she must not be resident of the state to which he or she has been appointed as governor, मतलब जिस राज्य में उसको अपॉइंट किया है एज अ गवर्नर, उसी स्टेट का वो जो सिटीजन है, नागरिक है, वो उसी स्टेट में रहने वाला नहीं होना चाहिए, मतलब वो दूसरे स्टेट में रहने वाला हो और उसको जिस स्टेट में अपॉइंट किया है वो स्टेट दूसरा हो, ठीक है, उसी स्टेट का वो नहीं होना चाहिए। इतने जो रूल्स है वो गवर्नर के लिए इतने रूल्स इसमें दिए गए हैं, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के पावर्स क्या है और उनके फंक्शंस क्या है वो हम देखेंगे। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर who is the leader of the party which has a majority in the state assembly and the other members of the council of minister, मतलब गवर्नर को ये अधिकार है कि वो गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, जो उसके पार्टी का, स्टेट गवर्नमेंट का जो लीडर होता है, और पूरी जो स्टेट असेंबली की जो मेजोरिटी है वो उसके अंडर में होती है। जो अदर जो मेंबर्स है वो जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वगैरह, तो वो सब उसके अंडर में काम करते हैं। A very important legislative power of the governor is that every bill passed by the state legislature has to receive the governor's assent। तो गवर्नर का सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर है वो है बिल पास करना, ठीक है, मतलब कोई भी बिल अगर स्टेट लेजिस्लेटिव में मतलब एग्री होता है तो उस बिल को पास करने के लिए सबसे पहले जो गवर्नर है उसके पास वो बिल जाता है। अगर वो उसको पास किया साइन करके तो ही वो बिल आगे पास होता है, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये एक मेन पावर है गवर्नर के हाथ में, ओके। The governor has the power to summon and prorogue the session of the state legislature as well as to dissolve it। मतलब गवर्नर जो है वो उसमें ये एक पावर है कि जो भी डिसकंटिन्यूटी है, मतलब अगर स्टेट के संसद में अगर कोई भी कुछ गड़बड़ होती है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो उसको सॉल्व करने का जो काम है वो गवर्नर का होता है। ऑन सर्टन ओकेजन व्हेन द स्टेट लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेशन द गवर्नर कैन इश्यू ऑर्डर्स कॉल्ड ऑर्डिनेंस। अगर किसी स्पेशल कुछ ओकेजन्स में अगर कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर का अगर कोई भी सेशन अगर कंप्लीट नहीं होता है या उसका कुछ अगर वर्क नहीं होता है, तो गवर्नर उसको करने मतलब उसके क्या इश्यूज है उसका वो ऑर्डर देता है, जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है, ठीक है। दिस ऑर्डिनेंस आर सबमिटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर इन इट्स नेक्स्ट सेशन।
फिर वो जो ऑर्डिनेंस है जो वो अनाउंस करता है वो दूसरे फिर नेक्स्ट सेशन जब चालू होता है उसमें वो सबमिट होता है। द लेजिस्लेचर मे और मे नॉट अप्रूव ऑफ इट, मतलब वो लेजिस्लेचर मतलब वो अप्रूव भी कर सकता है या फिर अप्रूव भी मतलब अप्रूव नहीं भी कर सकता है। द गवर्नर हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन और रिड्यूस अ पनिशमेंट और सेंटेंस पास्ड बाय द कोर्ट्स अंडर द स्टेट लॉज। स्टेट लॉज के अंडर में जो भी मतलब जो भी केसेस वगैरह आते हैं या जिसका रिजल्ट कोर्ट लगाता है ना, उसको पास करना या फिर उसकी पनिशमेंट कैंसिल करना या फिर उसको माफ़ करना, ये सारी चीज़ों का जो डिसीजन है वो गवर्नर के अंडर में होता है। गवर्नर उसका रिजल्ट देता है। अगर समझो किसी स्टेट कोर्ट में अगर किसी एक पर्सन को पनिश होगी, उसको सज़ा सुना दी कोर्ट ने, ठीक है, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो वो गवर्नर को मतलब अपनी माफ़ी का एक जो माफ़ी की एप्लीकेशन वो दे सकता है। और गवर्नर को अगर वो सही लगा है, अगर गवर्नर के नज़रों में अगर वो सही है तो उसको पास कर सकता है और उसकी जो पनिशमेंट है वो कैंसिल भी हो सकती है। तो ये अधिकार गवर्नर को दिया गया है। द गवर्नर हैज़ discretionary powers which he or she can use on his or her own discretion in special situation। कुछ अगर ऐसी स्पेशल सिचुएशन आई, अगर कुछ मतलब ऐसी कोई घटना हुई जिसका कुछ अगर रिजल्ट नहीं निकल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो उसका भी डिस्क्रिएशन करने का पावर जो है गवर्नर के अंडर में होता है। The governor can also report to the President of India if the state government is not functioning according to the Constitution। अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर वो वर्क नहीं कर रही है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो गवर्नर प्रेसिडेंट को भेज सकता है, उसकी कंप्लेंट वो दे सकता है। On the basis of this report, the president can suspend or dissolve the state legislature and get the state administered through his or her representatives। और फिर उस बेसिस पे, जो उस रिपोर्ट के बेसिस पे फिर प्रेसिडेंट उसको मतलब वो जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसको मतलब उस पूरी टीम को वो सस्पेंड भी कर सकता है और गवर्नर के अंडर में दूसरे और उसमें मेंबर्स वो रिप्रेजेंटेटिव्स ला सकता है या फिर उनके विचारों से और दूसरी जो बॉडी है वो बना सकता है। This is called President's rule and during this period the governor particularly runs the state government। इसी को प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। और अगर ऐसा टाइम अगर आया मतलब गवर्नर को अगर उनकी जो पूरी बॉडी है स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर वो पूरी रद्द करनी पड़ी, पूरे लोगों को सस्पेंड करना पड़ा, तो इस ऐसे टाइम में गवर्नर को ही पूरा स्टेट गवर्नमेंट को संभालना पड़ता है। जब तक दूसरे कैंडिडेट उसमें आते नहीं हैं तब तक वो ही पूरा उसको चलाता है, पूरी स्टेट गवर्नमेंट को वो खुद ही चलाता है। अब हम नेक्स्ट जो है देखेंगे चीफ मिनिस्टर। द एडमिनिस्ट्रेशन इन द स्टेट इज एक्चुअली कैरिड ऑन बाय द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। After the general election to the assembly, the governor invites the leader of the party that has won the majority of seats in the house to form the government। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो स्टेट की मतलब जो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कौन चलाता है? चीफ मिनिस्टर है ना, गवर्नर के नीचे जो होता है चीफ मिनिस्टर होता है, वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, वो ही इसमें ये स्टेट की जो लेजिस्लेचर है वो चलाते हैं, ठीक है। और जब जनरल इलेक्शंस होती है, जनरल इलेक्शन होने के बाद इनको गवर्नर के अंडर में गवर्नर के लीडर बना के इनको अपॉइंट किया जाता है पार्टी में। और जो हाउस की जो मेजॉरिटी जो सीट्स होते हैं, जो जगह होती है, वो उनमें मतलब जो जीतते हैं उन्हीं को उसमें इंक्लूड किया जाता है। द लीडर ऑफ द पार्टी बिकम्स द चीफ मिनिस्टर एंड हैज़ अ टीम ऑफ 5 years। तो इसमें जो लीडर होता है पार्टी का वो चीफ मिनिस्टर होता है और वो 5 सालों तक अपने पोस्ट पे रहता है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की पावर और फंक्शंस क्या है? द चीफ मिनिस्टर प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ हिज और हर कैबिनेट
चीफ मिनिस्टर जो है वो उसके उनके जो कैबिनेट मंत्री जो होते हैं है ना, उनके अंडर में काम करने वाले कुछ और जो मंत्री होते हैं उनकी वो लिस्ट बनाते हैं। द गवर्नर देन अपॉइंट्स द मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। फिर जो गवर्नर है वो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग अपने कैबिनेट जो मिनिस्टर्स है उनको वो अपॉइंट करता है। द चीफ मिनिस्टर कैन रिमूव एनी मिनिस्टर एट एनी टाइम। चीफ मिनिस्टर का ये भी अधिकार है कि वो अगर उसको ये मतलब कोई भी मिनिस्टर अगर उसको नहीं चाहिए तो वो उसी टाइम पे उसको रिमूव भी कर सकता है। The chief minister also decides the agenda for the meeting of the council of ministers and presides over its meeting. चीफ मिनिस्टर मीटिंग्स का एजेंडा डिसाइड कर सकता है और वो मीटिंग को कैंसिल भी कर सकता है। He or she also coordinates the work of different departments of the state government. और स्टेट गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स का जो वर्क है वो चीफ मिनिस्टर उसको कोऑर्डिनेट कर सकता है। एज द हेड ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, द चीफ मिनिस्टर्स होल्ड्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट। जो लेजिस्लेचर का हेड है या फिर जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लेजिस्लेचर का जो हेड होता है चीफ मिनिस्टर के साथ साथ, तो चीफ मिनिस्टर जो है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है गवर्नमेंट ऑफ स्टेट की वो उसे देता है। और if a vote of no confidence is passed against the government in the assembly, the entire ministry has to resign। मतलब अगर समझो वोट जो अगर नो मतलब बिना किसी कॉन्फिडेंस के अगर वोट होता है, अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट अगर वो वोट जाता है तो पूरी जो मिनिस्ट्री है, पूरी एंटायर जो मिनिस्ट्री है वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको वो रिसाइन करना पड़ता है। It is the responsibility of the chief minister to maintain good relations with the central government। और चीफ मिनिस्टर का ये सबसे बड़ा काम होता है, उनकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके साथ जो रिलेशन है वो अच्छे से मेंटेन रखना, ये काम चीफ मिनिस्टर का होता है। अब हम देखते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द टीम ऑफ मिनिस्टर्स हु असिस्ट द चीफ मिनिस्टर इज डिस्चार्जिंग द गवर्नमेंट्स ड्यूटीज। मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उनकी जो टीम है मिनिस्टर्स की, उनका सबसे मेन उनका जो मेन पर्सन होता है, असिस्ट होता है, जो चीफ मिनिस्टर उसको अपॉइंट करता है। ठीक है। इट्स मेंबर्स मस्ट नॉट बी मोर देन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब पूरे जो मिनिस्टर्स है, जो भी मेंबर्स है वो टोटल 15% टोटल मेंबर्स होते हैं हर एक मतलब जो असेंबली है उसमें। A minister should also be member of the legislative assembly or become one within 6 months of appointed as a minister। जो मिनिस्टर है वो भी उस लेजिस्लेटिव असेंबली का एक मेंबर ही होता है, लेकिन बाद में उसको मतलब 6 महीने बाद उसको एक मिनिस्टर करके उसको अपॉइंट किया जाता है। The council of ministers is collectively and individually responsible to the legislative assembly for their actions। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो उसके जो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब वो हर एक चीज़ों के लिए वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें कलेक्टिवली और इंडिविजुअली टाइप्स के जो भी एक्शंस होते हैं उसके लिए जो काउंसिल ऑफ मेंबर है वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एज द स्टेट लेवल। ठीक है, मतलब 3 कैटेगरी है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के स्टेट लेवल में। एक है कैबिनेट मिनिस्टर, दूसरा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट और तीसरा है डिप्यूटी मिनिस्टर। ठीक है। अ कैबिनेट मिनिस्टर होल्ड्स द ओवरऑल चार्ज ऑफ वन और मोर प्रोफोलोइज एंड मे बी असिस्टेड बाय द मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट और द डिप्यूटी मिनिस्टर। जो कैबिनेट मिनिस्टर होता है इन तीनों में से जो पहला मेन है जो वो है कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर को पूरा चार्ज दिया जाता है सारी मतलब उनके अंडर में जो बाकी 2 मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और डिप्यूटी मिनिस्टर, ये उनके अंडर में काम करते हैं। द कैबिनेट मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। जो कैबिनेट है, कैबिनेट जो मिनिस्टर है वो ही सभी जो पॉलिसीज वगैरह चीज़ों की जो भी डिसीजंस लेना है वो वही जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो लेता है। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लेजिस्लेचर at the time of law making, helps in the preparation of the budget and follows directions given to it by the central government। और ये जो कैबिनेट मंत्री जो है
वो लॉ मेकिंग का मतलब कायदा कानून बनाना है ना, और जो मतलब बजट वगैरह, जो इकोनॉमिक बजट है या फिर जो कुछ एक्स्ट्रा जो इम्पोर्टेंट जो डिसीजंस है, वो सारे डिसीजंस को लेने के लिए जो कैबिनेट मंत्री है वो सबसे मेन रोल उसमें रोल प्ले करता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसके जो डायरेक्शंस है वो सारे उनको भी बताना वो किसका काम होता है, कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था पार्ट 1 इस लेसन का। आज इस पार्ट 1 में हमने जो पॉइंट डिस्कस किए हैं उसमें उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।